स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल अर्जुन एकेडमी में। बच्चों, इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजी यौगिक, जिन्हें संकुल यौगिक भी कहते हैं। यदि आपको इन संकुल यौगिकों का नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है और यदि आप इनके नाम नहीं लिख पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसान हो जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद में ऐसे कोई भी आईयूपीएसी नाम नहीं रहेंगे जो आप लिखना नहीं सीखोगे। आप सभी आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन बच्चों, उससे पहले यदि आपने अपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। चलिए अब शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जिनको उपसहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं और इनको एक संकुल यौगिक भी कहते हैं, ये होते क्या है और इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ है। इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर एम लिखा हुआ है, फिर एक छोटा कोष्टक है जहां एल लिखा है और उस छोटे कोष्टक के नीचे एन लिखा हुआ है। और इस बड़े से ब्रैकेट के आगे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस ब्रैकेट के नीचे एक नेगेटिव चार्ज है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको पूरा संकुल यौगिक के बारे में समझना है और जब आप ये समझ जाओगे तो फिर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक होता है और इसके अंदर एम लिखा है। एम का मतलब होता है कोई भी मेटल, और मेटल को केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल या फिर धातु परमाणु कहते हैं। और ये मेटल कौन होते हैं? जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, खास करके जो डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये तत्व अधिकतर कंपाउंड में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें केंद्रीय धातु या धातु परमाणु कहते हैं। जैसे ही मेटल, यहाँ पर मेटल का कोई भी एक सिंबल लिखा होगा और इस छोटे कोष्टक के अंदर एल का मतलब होता है लिगेंड, और ये यहाँ पर कोई भी लिगेंड होंगे। अब लिगेंड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, इसके बारे में भी मैं आप आगे बताऊंगा। तो लिगेंड होते हैं और इस छोटे कोष्टक के नीचे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या। लिगेंडों की जो संख्या होती है उनके नंबर लिखे जाते हैं और ये संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 आदि हो सकती है। पर इन लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए इन लिगेंडों के पहले एक उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे 1 लिगेंड होता है तो मोनो लगाते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा और 5 और 6 के लिए पेंटा और हेक्सा लगाते हैं। तो ये जो संख्या होती है, इस संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर इनको कहते हैं। जितने भी लिगेंडों की संख्या होती है वही उसका मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस बड़े से कोष्टक के ऊपर यहाँ आवेश रहता है और आवेश या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो बड़ा कोष्टक है जिसके अंदर मेटल है और मेटल के साथ में लिगेंड अटैच है और अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग लिगेंडों की संख्या होती है, तो इस पूरे बड़े कोष्टक को समन्वय परिसर या संकुल मंडल कहते हैं। इसको उपसह संयोजी मंडल, कोऑर्डिनेशन स्पेयर आदि नामों से इसको जानते हैं। अब यहां जो ये बड़ा कोष्टक है इसके पहले पॉजिटिव लगा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी मेटल होता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस बड़े कोष्टक के आगे कोई मेटल होता है और वो मेटल जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। क्षार धातु हो सकते हैं
या फिर क्षारीय मृदा धातु हो सकते हैं। अब इन क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में कहां पर देखा जाता है? यह आवर्त सारणी में जो समूह फर्स्ट के तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इस पर इन सभी में से किन्हीं भी तत्वों में से एक तत्व यहां पर हो सकता है और इन सभी क्षार धातुओं पर +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये क्षार धातु नहीं होगी तो किसी संकुल यौगिक में उसकी जगह क्षारीय मृदा धातु, जिसे समूह 2 में रखा गया है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम होते हैं, और इन सभी धातुओं पर 2+ चार्ज होता है। मतलब ये यहाँ पर आएगी बड़े कोष्टक के बाहर, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव चिन्ह बनाया हुआ है। यहाँ पर इन सभी धातुओं में से कोई भी एक धातु होगी और अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग धातुएं हो सकती है या एक जैसी धातु भी हो सकती हैं। फिर इस बड़े कोष्टक के पीछे एक नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। नेगेटिव चार्ज का साइन है, इसको बोलते हैं हम ऋणायन। तो ऋणायन के रूप में यहाँ पर कोई भी ऋणायन होंगे, और ये ऋणायन कौन हो सकते हैं? ये ऋणायन या तो समूह 17 के तत्व, जिन्हें हेलोजन तत्व कहते हैं, और हेलोजन तत्व के अणु हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो सकता है F2, तो अगर फ्लोरीन होगा तो उसे फ्लोराइड कहेंगे। Cl2 होगा तो क्लोराइड, Br2 ब्रोमाइड, I2 आयोडाइड। और यदि ये हेलोजन अणु नहीं होंगे तो फिर इनकी जगह पर कोई भी आयन हो सकते हैं, जैसे जिन पर ऋणावेश होता है, जैसे SO4 2-, इसको सल्फेट आयन कहते हैं। CO3 2 ऋणायन, इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं। NO3- नाइट्रेट आयन, PO4 2- फास्फेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। इन किसी भी आयन में से एक आयन यहाँ पर नेगेटिव की जगह हो सकते हैं। अब वो अलग 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 कॉम्प्लेक्स में अलग अलग होंगे। फिर ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड या तो किसी एक तत्व के परमाणु के होते हैं या फिर एक से अधिक तत्वों के परमाणु या बहुत सारे परमाणु के समूह से मिलकर बने होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। धनायन हो सकते हैं, उदासीन और ऋणायन। अब धनायन लिगेंड जो है यहाँ पर मैंने क्रम से लिख रखे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे NO+ है, नाइट्रोसोनियम इसको कहेंगे। इसी प्रकार ये सारे लिगेंड यहाँ पर लिखे हुए हैं। उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उन पर 0 चार्ज होता है। जैसे NH3 को अमोनिया कहते हैं सामान्यता, लेकिन इसका IUPAC के द्वारा एमिन नाम डिसाइड किया गया है। जब भी ये किसी संकुल यौगिक में दिखेगा तो इसको एमिन बोलेंगे। इसी प्रकार H2O जल का अणु जो होता है, इसको एक्वा कहते हैं। NO जो होता है, यदि इस पर कोई चार्ज नहीं रहे तो इसको नाइट्रोसिल कहते हैं। CO कार्बोनिल। इस प्रकार ये सारे ही लिगेंड उदासीन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे BIPY, इसको बाई पिरिडिन बोलते हैं। DIEN, इसको डाई इथिलीन डाईएमिन बोलते हैं। TRIEN, इसको ट्राई इथिलीन डाईएमिन कहते हैं। इस प्रकार ऋणायनिक लिगेंड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। एप पर यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा फ्लोरीन पर तो उसको फ्लोरिडो कहेंगे। Cl पर नेगेटिव चार्ज तो क्लोरिडो कहेंगे। Br पर नेगेटिव चार्ज ब्रोमिडो कहेंगे। और आयोडीन पर यदि नेगेटिव चार्ज है लिगेंड के रूप में तो उसको आयोडिडो कहेंगे। इस प्रकार यहाँ सारे मैंने लिगेंड लिखे हुए हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको इन लिगेंडों के नाम याद हो जाते हैं तो फिर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना बहुत ही इजीली हो जाता है। अब ये जो है, जब भी किसी का IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले जो होता है उसमें धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन वाले पार्ट का नाम लिखा जाता है। और ऋणायन वाले पार्ट कौन होते हैं? या तो यहाँ पर कोई ऋणायन हो सकता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या फिर ये सल्फेट आयन भी, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन आदि हो सकते हैं।
या फिर ये नहीं होता है तो इसकी जगह डायरेक्ट ही इस संकुल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो चार्ज होते हैं, इस चार्ज के बेसिस पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई भी इनमें से एक मेटल ले लिया, जैसे Na+ ले लिया, और ये कितने भी हो सकते हैं, जैसे Na2 हो सकता है, Na3 हो सकता है, Na4 हो सकता है। और मेटल की जगह कोई भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें खासकर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होंगे वो ले लेते हैं। और लिगेंड की जगह उदासीन, धनायन या ऋणायनिक कोई भी एक लिगेंड हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं, और इन तीनों उदाहरणों में से ही इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला केस जो मैंने लिया है, फर्स्ट वाले केस में यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पर क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु होती है, उसकी जगह मैंने सोडियम ले लिया है, और सोडियम का सिंबल होता है Na, और सोडियम के मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, तो Na2 लिखेंगे इसको, Na2, और Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं Na एक क्षार धातु है और समूह 1 का तत्व है, तो यहाँ मैंने सोडियम के 2 तत्व लिए हैं, और इस बड़े कोष्ठक के अंदर डी ब्लॉक का एक तत्व आयरन लिया है, Fe। और ये जो छोटा कोष्ठक है जिसमें लिगेंड को लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक उदासीन लिगेंड लिया है H2O, जिसको एक्वा बोलते हैं, और इसकी जो संख्या है लिगेंड की वो 6 है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहाँ पर जैसे 2 ऋणायन आप देख सकते हैं, तो Na2 होता है, Na2 एक Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बड़े वाले ब्रैकेट के ऊपर जहाँ पर आवेश लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार यदि मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, तो इस नेगेटिवली चार्ज के कारण इस कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ऋणायनिक संकुल कहते हैं। तो ऋणायनिक संकुल को पहचानने का एक तरीका होता है कि उस पर मेटल जो होता है वो बड़े कोष्ठक के आगे लिखा रहता है, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु, या फिर डायरेक्ट इस बड़े कोष्ठक पर ये मेटल ना देकर डायरेक्ट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। तो ऐसे संकुल को ऋणायनिक संकुल कहते हैं। अब इन ऋणायनिक संकुलों का नाम लिखते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो नियम ये हैं कि सबसे पहले इनमें ये जो बड़े कोष्ठक के बाहर जो धातु होती है, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु, इसका नाम लिखा जाता है। जैसे Na है तो इसको सोडियम बोलते हैं, और इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल सोडियम लिखेंगे। सोडियम के बाद फिर ये ऋणायन वाला जो पार्ट है, एक बड़ा कोष्ठक कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, जो भी लिगेंड होगा। लेकिन लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या, कितने लिगेंड है, उसका उपसर्ग लिखेंगे, और उपसर्ग के रूप में डाई, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा, पेंटा वगैरह लगाएंगे। जैसे यहाँ पर H2O लिगेंड उनकी संख्या 6 है, तो यहाँ 6 लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे हेक्सा एक्वा, सोडियम हेक्सा एक्वा। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में डी ब्लॉक का तत्व Ap आयरन है, तो आयरन का नाम हम आयरन ना लिखते हुए ऋणायनिक संकुल में इसको फेरेट लिखेंगे। ये केवल ऋणायनिक संकुलों के लिए है, बाकी उदासीन और धनायनिक संकुलों में जो उसका नाम होगा एज इट इज वैसे के वैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नाम हो गया है सोडियम हेक्सा एक्वा फेरेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी इजीली है, जो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि लिगेंड नेगेटिव है
और पॉजिटिव है तो उसमें से चार्ज उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। पर यदि लिगेंड उदासीन है तो फिर ये वाला जो चार्ज है ये पूरा का पूरा चार्ज इस सेंट्रल मेटल पर आ जाएगा और सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर इतना ही होगा जितना भी यहां पर लिखा हुआ है। इस प्रकार इसका नाम होगा सोडियम हेक्सा एक्वो फेरेट और फिर छोटे कोष्टक के अंदर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखेंगे सेकेंड, जिसको डबल डंडे के द्वारा लिखेंगे और उसको एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। दूसरा वाला जो केस मैंने लिया है इसमें इस बड़े से ब्रैकेट के सामने जो क्षार धातु होती है या क्षारीय मृदा धातु होती है वो नहीं है, सीधे ही बड़ा कोष्टक हो गया है चालू और बड़े कोष्टक के अंदर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे यहाँ कोबाल्ट है CO और फिर एक छोटे कोष्टक में लिगेंड है NH3 जिसे एमिन कहते हैं और इसके बाहर 5 लिखा है जो इसकी समन्वय संख्या है और लिगेंडों की संख्या है। और नीचे जो ऋणायन वाला भाग होता है वहाँ पर मैंने Cl3 लिया है, Cl3 के रूप में ये ऋणायन है। तो इस Cl3 पर जितना ऋणायन होगा, एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो 3Cl पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितने नेगेटिव यहाँ पर होंगे उतने ही पॉजिटिव इस बड़े से ब्रैकेट के ऊपर लगाना है। जैसे यहाँ एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है तो 3 क्लोरीन पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगाना है। तो अब यदि मैं पूछूं आपसे तो इस बड़े से कोष्टक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसे संकुल जो होंगे वो धनायनिक संकुल कहलाएंगे। तीसरा वाला जो केस है उसमें ना तो आगे कोई धनायन है ना पीछे कोई ऋणायन है, लेकिन डायरेक्ट एक बड़ा सा ब्रैकेट है और उसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिखा हुआ है जो Na है, निकिल जिसको बोलते हैं, और एक छोटे कोष्टक के अंदर CO लिखा है और CO एक उदासीन लिगेंड है जिसे कार्बोनिल कहते हैं और इसकी समन्वय संख्या 4 है, यानी कि CO की संख्या 4 है और 4 लिगेंड निकिल के साथ उपसह संयोजक बंध बना रहा है। तो जितने भी लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन लिगेंडों की संख्या ही उस संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार इसकी समन्वय संख्या 4 होगी और इसमें कोबाल्ट की समन्वय संख्या 5 होगी और इसमें आयरन की समन्वय संख्या 6 होगी। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इन तीनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में IUPAC नाम लिखते समय अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फुल तो इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज वाला मेटल होता है उसका नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा था सोडियम, और कोई भी वहाँ पार्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ इस वाले कॉम्प्लेक्स में Cl3 नेगेटिवली चार्ज है और ये पूरा संकुल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज में भी सबसे पहले ये जो समन्वय परिसर होता है इसमें लिगेंड का नाम लिखते हैं और इससे पहले इसकी उपसंयोजन संख्या डाई टेट्रा पेंटाहेक्सा से प्रदर्शित करते हैं। फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, फिर एक छोटे कोष्टक के अंदर उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखते हैं, फिर जो ऋणायन होता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, ये इसका IUPAC नाम होगा। लेकिन ऋणायनिक संकुल में थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं या आयन होते हैं उनका नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में 8 लगा दिया जाता है या फिर इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं जो कि IUPAC के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, उन नामों का ही यहाँ पर यूज किया जाता है केवल ऋणायनिक संकुल के लिए। बाकी धनायनिक और उदासीन संकुल में तो जैसे नाम होते हैं सेंट्रल मेटल के वैसे ही लिखे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर उनके अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के एग्जाम्पल लेकर आपको इन्हीं का यूज करके इस चार्ट का आपको IUPAC नाम लिखने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहते हैं। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।